बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पंजाब में जो जालिमाना कानून आ रहा है, आप सारे जुल्म माजी के भूल जाएंगे। आप पीका को भी भूल जाएंगे, जो डिक्टेटर्स ने पाकिस्तानियों के साथ किया वो भी आप भूल जाएंगे। आप 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम को भी भूल जाएंगे, और शुमाली कोरिया का डिक्टेटर भी इनके ऊपर रश्क कर रहा होगा जो इन्होंने कार्रवाई डाल दी है। यानी पंजाब के अंदर टिकटॉकर्स ने जिस किस्म का एक कानून लाने का फैसला कर लिया, जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं, बल्कि कमेटी की सतह पे उसको मंजूर कर लिया गया, उस कानून के तहत ये पंजाब के किसी भी शहरी के साथ क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको उसकी झलकियां बताता हूं। नंबर एक, ये बनाएंगे डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी, यानी हर जिले की सतह के ऊपर कमेटी बनाई जाया करेगी इस कानून के मुताबिक। उसके अंदर सरकारी अफसरान हुआ करेंगे। सरकारी अफसरान का मतलब यह है कि जिनको वजीर आला या कोई भी वजीर या कोई भी सिस्टम के अंदर से उनको लगाएगा। अब ये सरकारी अफसरान है, ये कोई अदालत तो है नहीं, आम सरकारी अफसरान, मातहत अफसरान है ये सारे के सारे। इन्हें जनाब इंटेलिजेंस कमेटी का हिस्सा बनाया जाएगा। सरकारी अफसरान को, छोटे बड़े सरकारी अफसर इसके अंदर होंगे। और फिर उसके बाद इनके बाद इख्तियारात क्या होंगे, ये किसी भी शख्स को समाज दुश्मन करार दे सकेंगे। यानी ये जो इंटेलिजेंस कमेटी बनाई जाएगी जिले सतह के ऊपर, ये किसी भी शख्स को करार दे दिया करेंगे कि ये समाज का दुश्मन है। समाज दुश्मन करार दे देंगे किसी भी शख्स को। और किस बुनियाद पे देंगे, यानी कोई भी उसकी शिकायत कर दे, यानी तहरीरी तौर पे कोई भी आदमी शिकायत कर दे, एसएचओ शिकायत कर दे, या कोई छोटा मोटा सरकारी अफसर शिकायत कर दे, या कोई आम आदमी शिकायत कर दे तहरीरी तौर पे, तो ये कमेटी उस मामले को देखेगी, ये कमेटी उस मामले को सुनेगी, और फिर ये कमेटी फैसला करेगी कि ये आदमी समाज दुश्मन है। फिर उस आदमी के साथ क्या होगा। अब देखें ना, सरकारी अफसर किसी को समाज दुश्मन करार देना कौन सा कोई मुश्किल काम है। कोई भी सियासतदान कहेगा कि इसको समाज दुश्मन करार दे दो, यूं सरकारी अफसर कहेगा बिल्कुल जी समाज दुश्मन है ये। कोई दूसरा बंदा कहेगा इसको करार दे दो कि ये समाज दुश्मन है ये। जो आदमी रुकावट बनेगा समाज दुश्मन बन जाएगा, जो सहाफी सहाफत करेगा समाज दुश्मन बन जाएगा, जो आदमी पाकिस्तान की अशराफिया के रास्ते में रुकावट डालेगा वो समाज दुश्मन बन जाएगा, जो सच बोलेगा वो समाज दुश्मन बन जाएगा, जो मौलवी कोई बात करेगा वो समाज दुश्मन बन जाएगा जब तक हुकूमत की तारीफें नहीं करेगा। तो हर तबका इसके बाद गिरफ्त में आ जाएगा। किसी आदमी ने कुछ नहीं भी कहा तो उसको समाज दुश्मन करार दे देंगे, जनाब इसने मेरे सामने ये बात की थी और फलां जगह पे हम बैठे हुए थे, इस बुनियाद के ऊपर ये समाज दुश्मन है, इसको जनाब पकड़ लें, समाज दुश्मन हो गया। कमेटी फैसला करेगी और फिर उस आदमी के साथ क्या होगा, उसके बैंक अकाउंट बंद हो जाएंगे, जायदादें उसकी जब्त हो जाएंगी, सफरी पाबंदियां उसके ऊपर लग जाएंगी। जनाब आप मुल्क नहीं छोड़ सकते, शहर नहीं छोड़ सकते, सूबा नहीं छोड़ सकते, जो भी लगाना चाहें, ये अपने इलाके से आप बाहर नहीं जा सकते, तो सफरी पाबंदियां उसके ऊपर लग जाएंगी। सोशल मीडिया की उस आदमी के लिए बंदिश हो जाएगी, वो उसके ऊपर अपना कोई मौकिफ नहीं दे सकेगा, मीडिया पे तो वैसे ही नहीं दे सकेगा। और एक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी का सिस्टम है, ये दुनिया के कई ममालिक में होता है। बंदे के हाथ में कोई ऐसा कड़ा बांध देते हैं या पाँव पे कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस बांध देते हैं कि ये बंदा जहां भी जाएगा हमें पता होगा ये बंदा कहां पे जा रहा है और किस जगह पे मौजूद है, तो बंदे पे पाबंदियां लगा दी जाएंगी। ये बड़ा अजीबोगरीब किस्म का एक पूरा सिस्टम इन्होंने बनाया, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। यानी इस वक्त दुनिया की बदतरीन डिक्टेटरशिप शुमाली कोरिया में, वहां पे भी इस तरह की सहूलियात मैसर नहीं है डिक्टेटर को जैसी यहां पे टिकटॉकर्स अपने लिए बनाना जा रही हैं। तो नाजरीन, अब अफसरान खुद अपनी अदालत लगाया करेंगे। ये वो अफसरान है जिनका अदालत का कोई तजर्बा नहीं है, कानून का कोई तजर्बा नहीं, उन्होंने कभी कानून नहीं पढ़ा। ये अफसरान खुद ही अदालतें लगाएंगे, खुद ही सजाएं सुनाएंगे, और अगर कोई शख्स इनके हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है तो फिर उसको 4 साल तक ये कैद में भी डाल देंगे, जेल के अंदर। ये नया कानून नाजरीन लाया जा रहा है कि किसी भी आदमी को समाज दुश्मन करार दे के रगड़ा लगा दो, ठोक दो जिसको दिल करता है, बस सिर्फ उसको समाज दुश्मन करार आपने देना है। और इसके लिए किसी आदमी की एक सोशल मीडिया पोस्ट ही काफी है। कोई भी छोटी मोटी हरकत पॉइंट आउट करके जनाब ये बंदा समाज का दुश्मन है, पकड़ो जी। गद्दारी का फतवा पाकिस्तान में इतने आराम से बांट दिया जाता है। मिसाल के तौर पे हमारे कई सहाफी हैं, कई सियासतदान हैं, कई वकला हैं, इनके पोस्टर बना के ना तो लाहौर में लगा दिए गए, बल्कि लाहौर नहीं पूरे पाकिस्तान में लगा दिए गए कि ये गद्दार है, ये गद्दार वतन है, ये गद्दार है। मैं भी उनके अंदर शामिल हूं। बहुत सारे लोगों के गद्दारी के पोस्टर लगा दिए गए शहरों के अंदर। तो यहां तो गद्दारी का फतवा देना इतना आसान है, किसी को समाज दुश्मन करार देना तो मसला ही कोई नहीं है, ये तो 2 मिनट की बात है। और समाज दुश्मन की डेफिनेशन क्या होगी, ये एक नई डिबेट छिड़ गई है। एक इंतहाई घटिया कानून पास होने जा रहा है, रोक सको तो रोक लो, नहीं तो बारी बारी सबकी बारी।
یہ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں. تو باری باری سب کی باری. اور مزے کی بات بتاؤں, یہ جو آج مریم نواز اور اس کی سہیلیاں بیٹھے ہوئے ہیں نا اقتدار میں, انجوائے کر رہے ہیں, جنہوں نے تبیاں پھیری ہوئی ہیں, یہ لوگ یاد رکھیے گا ان کی بھی باری آئے گی, کیونکہ باری باری سب کی باری. آج ان کو اقتدار سے باہر دکھائی کچھ نہیں دیتا, ایسا ہی ہوتا ہے ہمیشہ. ہم نے عثمان بزدار کا دور بھی دیکھا, تب بھی ہمیں یہی دکھائی دے رہا تھا. پرویز الہی کا دور بھی دیکھا, تب بھی یہی دکھائی دے رہا تھا. شہباز شریف ایک دور میں افلاطون بنا ہوا تھا, پھر ہم نے اس کو روتے پٹتے ہوئے بھی دیکھا. تو یہاں پہ ہر ایک کو کبھی نہ کبھی جواب دینا پڑتا ہے. تو باری باری سب کی باری, ان کی باری آئے گی. ناظرین, ایک جج کے بیٹے نے قتل کر دیا تھا 2 خواتین کو اسلام آباد میں گاڑی کے نیچے کچل کر. یہ 2 نوجوان لڑکیاں تھیں, یہ جاب کرتی تھی, مڈل کلاس سے ان کا تعلق تھا. یہ ایک سکوٹی کے اوپر جا رہی تھی, ایک تیز رفتار بڑی گاڑی آتی ہے جو نان کسٹم گاڑی ہے. یاد رکھیے گا, نان کسٹم گاڑی کا مطلب ہوتا ہے غیر قانونی گاڑی. یہ کوئی بھی شخص نہیں چلا سکتا جب تک کہ وہ بہت زیادہ انفلوئنشل نہ ہو یا اس کے پاس بہت زیادہ اختیار یا طاقت نہ ہو. نان کسٹم گاڑی چلانے کے لیے آپ کو کسی جج کا بیٹا ہونا پڑتا ہے, کسی فوجی کا رشتہ دار ہونا پڑتا ہے, یا کسی بیوروکریٹ کا رشتہ دار ہونا پڑتا ہے, یا کوئی آپ بہت طاقتور سماجی شخصیت ہیں تو آپ یہ نان کسٹم گاڑی چلا سکتے ہیں, ورنہ آپ نہیں چلا سکتے. تو جج کا بیٹا تھا آصف کا, تو جج محمد آصف کا جو بیٹا تھا وہ گاڑی چلا رہا تھا نان کسٹم گاڑی, اور اس کا اپنا لائسنس بھی نہیں تھا, عمر بھی نہیں تھی. تو جب عمر نہ ہو تو پھر ذمہ داری گارڈین کے اوپر آتی ہے. گارڈین کون ہے؟ اس کا باپ ہی گارڈین ہوگا, اور تو کوئی نہیں ہو سکتا نا. جو ہائی کورٹ کا جج ہے وہ اپنے بیٹے کا گارڈین کسی اور کو تھوڑی رکھے گا, خود ہی ہوگا. تو ناظرین, ہوا یہ کہ جج کے بیٹے نے 2 خواتین کو کچل کے قتل کر دیا. اس کے بعد ان کی فیملی سے میری بات بھی ہوئی تھی. وہ فیملی کے لوگ کہہ رہے تھے ہم پہ بہت دباؤ ہے, وہ ہمیں بار بار ملنا چاہتے ہیں, بہت سارے ہمارے تعلق والے لوگ بھی بیچ میں ڈال دیے ہیں, ہمارے رشتہ دار ہمارے پاس آ رہے ہیں, ہر کوئی ہمارے دروازے کٹکھٹا رہا ہے, تو ہم کیا کریں, ہم کہاں جائیں, سمجھ نہیں آ رہی. بلاخر دباؤ ڈال ڈول کے انہوں نے یہ معاملہ ختم کروا دیا. جج کا بیٹا چھوٹ کے گھر چلا گیا. کسی نے نہیں پوچھا کہ تو نے نان کسٹم گاڑی کیوں لی, کسی نے نہیں پوچھا کہ جناب تم نے غیر قانونی طور پہ یہ گاڑی کیوں چلائی, کسی نے نہیں پوچھا کہ تیرے پاس لائسنس نہیں تھا. اس پہ تو ریاست کو ایک مقدمہ درج کر کے خود مدعی بن کے اس لڑکے کو سزا دلوانی چاہیے تھی. قانون تو یہ کہتا ہے, انصاف تو یہ کہتا ہے کہ ریاست کو خود سزا دلوانے کے لیے کارروائی کرنی چاہیے تھی. اگر مدعی ہٹ بھی گئے تھے, سڑک کے اوپر انسیڈنٹ ہوا, یہ تو دہشت زدہ کرنے والا انسیڈنٹ ہے کہ ایک جج کا بیٹا ہے, ایک غیر قانونی گاڑی ہے, اس کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے, کتنے بڑے بڑے جرم ہیں, اور وہ گاڑی کسی مہذب دنیا میں یہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. دنیا کے کسی ملک میں آپ یہ تصور نہیں کر سکتے, حتیٰ کہ جو گلف ممالک ہیں وہاں پہ بادشاہت ہے, وہاں پہ بھی آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ کسی آفیسر کا بیٹا یا کسی جج کا بیٹا وہ ایک گاڑی لے گا, اور نان کسٹم گاڑی لے گا جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, اور اس کے پاس خود بھی گاڑی چلانے کا کوئی قانونی کاغذ موجود نہیں ہے, وہ غیر قانونی گاڑی چلائے گا, 2 خواتین کو کچلے گا, اور اس کے بعد تھوڑی دیر میں گھر چلا جائے گا. ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, لیکن یہاں پہ ہوا. اب جج کے خلاف جو ہے وہ ایک وکیل صاحب نے شکایت درج کروا دی تھی. انہوں نے کہا جی یہ زیادتی ہے, فیملی کو انفلوئنس کیا گیا. اور اس کے بعد جناب یہ ہیں جی شکایت کنندہ کرنل ریٹائر انعام الرحیم صاحب, انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ شکایت کی تھی. سپریم جوڈیشل کونسل نے یہ جو شکایت ہے یہ خارج کر دی. انہوں نے کہا جی نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہوا, کوئی دباؤ نہیں ہے, یہ لڑکیاں خود ہی مر گئیں. سادہ مطلب تو یہی ہے نا کہ وہ سڑک پہ جا رہی تھی, گاڑی کھڑی ہوئی تھی اس لڑکے کی, یہ آئی زور سے, انہوں نے اپنے اسکوٹر کے ساتھ گاڑی کے اندر ٹکر ماری, اور اس کے بعد دونوں لڑکیاں خود ہی مر گئیں, اور قصور وہ مرنے والوں کا تھا. جب آپ کے منصف اس نوعیت کا انصاف دے رہے ہوں گے تو پاکستان میں عام آدمی کو کیسا انصاف ملے گا, یہ ذرا اب سوچئے گا کہ کتنی بڑی زیادتی ہے اور کتنی کھلے عام ہو رہی ہے پاکستان میں. بہرحال جج صاحب کی ستہ خیرہ, ان کا بیٹا بھی زندہ باد, جج صاحب بھی زندہ باد. مرنے والے مرتے رہتے ہیں, وہ قبر کی مٹی میں جا کے مٹی ہو گئی. ان کا کیا تعلق تھا جینے سے, جینا مرنا ایک برابر ہے, کیڑے مکوڑے ہیں ہم سارے. یہ افسران, یہ ججز, یہ جرنیل, یہ بڑے بڑے طاقتور لوگ, اشرافیہ, یہ سارے ان کا پاکستان, ہم تو کیڑے مکوڑے ہیں سارے کے سارے. کوئی بھی سڑک پہ کہیں بھی مارا جائے گا پوچھے گا کوئی نہیں. وہ ایک آسٹریلیا کا پاسپورٹ تھا بچی کے پاس, کتنا رولا پڑا دیکھا آپ نے. ایک اور بچی کے پاس نہیں تھا آسٹریلیا کا پاسپورٹ, کسی نے پوچھا بھی نہیں. جس بچی کے پاس آسٹریلیا کا پاسپورٹ تھا سارے افسران وہاں پہ گئے, باری باری جا کے وہاں پہ پھول ڈال کے آئے, وہاں معافیاں مانگ کے آئے, وہاں پہ جا کے صفائیاں پیش کر کے آئے. جس بچی کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ نہیں تھا وہاں کوئی بھی نہیں گیا,
वहां एक सिपाही भी जाके सफाई देने के लिए तैयार नहीं था। ये पाकिस्तानियों हमारी औकात है, या तो हमें इसी औकात में रहना है या हमें एक दिन इंसानों को इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। तो जब तक आप इंसानों को, माफियाज को इनकी औकात नहीं दिखाते, तब तक आपकी औकात यही है कि हम कीड़े मकोड़ों की तरह मरते रहें। नाजरीन, एक और बात है बड़ी अजीब, ये अक्सर मैं सुनता हूं, हमारे कई दानिश्वर भी ये बात कर देते हैं, कई लोग अक्सर ये कहते रहते हैं, और अब तो सियासतदानों ने ये बात करना शुरू कर दी है। मरियम नवाज की एक बड़ी करीबी साथी मरियम औरंगजेब, उसने एक स्टेटमेंट दिया। मरियम औरंगजेब का कहना है कि अल्लाह ताला का फजल है जिसके हिस्से में हुक्मरानी आती है, यानी हुक्मरानी जो है वो अल्लाह ताला का फजल है। वो खानदान अल्लाह ताला के मुंतखब करदा होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला हुक्मरानी देता है। फिरौन के खानदान को हुक्मरानी दी थी अल्लाह ताला ने, उन पे अल्लाह ताला का फजल था। नमरूद बहुत बड़ा हाकिम था, अल्लाह ताला का फजल था। सिकंदर आदम, दुनिया में कितना कत्लेआम किया। हिटलर, उस पर भी अल्लाह ताला का फजल था। आप मुझे बताएं ना, शुमाली कोरिया का जो हुक्मरान है किम जोंग उन, उसने वहां पे लोगों की जिंदगी नर्क बनाई हुई है, तो क्या उसके ऊपर अल्लाह ताला का फजल है? वो और उसकी बहन मिलकर जबरदस्त शानदार किस्म की हुक्मरानी कर रहे हैं। चंगेज खान की हुक्मरानी, क्या वो अल्लाह ताला का फजल है? नेतन्याहू इसराइल के ऊपर लंबे अरसे से हुक्मरान है, तो क्या उस पर भी अल्लाह ताला का फजल है? बताएं ना। नरेंद्र मोदी भी फिर इस हिसाब से अल्लाह ताला के फजल से हुक्मरान बना है। कैसे फ्रॉड लोग हैं। यजीद भी हुक्मरान था ना, एक हुक्मरान ही था यजीद भी, वो क्या था? तो क्या अल्लाह ताला का फजल था उसके ऊपर? कैसे आप लोग फ्रॉड करते हैं, लोगों को मजहबी जज्बात को भी आप इस्तेमाल करते हैं सिर्फ इसलिए कि आपने जस्टिफाई करनी है अपनी चोरी। ये तो वो बात होगी कि चोर ने चोरी करवाई, चोरी कर करके डकैतियां मार मार के उसने एक घर बनाया, उसके ऊपर लिख दिया हाजा मिन फजल रब्बी, कि ये सब मेरे रब का फजल है। अंदाजा करें आप कैसे ये लोग फ्रॉडी है। अल्लाह ताला का फजल नहीं, ये अल्लाह ताला का अजाब है ये खानदान हमारे ऊपर। जितना इस खानदान ने लुटमार की है, जितना इस खानदान ने पाकिस्तान की सियासत को, जितना पाकिस्तान के समाज को, असल समाज दुश्मन ये खानदान है जिन्होंने पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया, तकसीम कर दिया, बर्बाद कर दिया, सारी मोहब्बतें नफरतों में बदल दी इस खानदान ने। ये रिस्पॉन्सिबल है और ये कहते हैं जनाब अल्लाह का फजल है। नाजरीन, सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से एक खबर है बड़ी इंटरेस्टिंग, आप बड़ी दिलचस्पी लेंगे इसमें। इमरान खान साहब ये कहते थे और अक्सर कहते थे कि सवाब दीदी फंड्स होने नहीं चाहिए, कहते थे ना। इमरान खान साहब कहते थे सवाब दीदी फंड, कहते हैं कि वो फंड जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता, ये वजीर आजम या वजीर आला अपने पास रख लेता है और इसमें से वो पैसे खर्च करता है, कोई उससे पूछ नहीं सकता कि ये पैसे आपने कहां खर्च किए हैं। इसे कहते हैं सवाब दीदी फंड। तो इमरान खान साहब इसके सख्त खिलाफ थे। अभी ARY के ऊपर एक खबर छपी है, ये वजीर आला को खुद आकर बताना चाहिए कि ये खबर में कितनी सदाकत है। खबर ये कहती है कि खैबर पख्तूनख्वा ने अगले माली साल के लिए बजट में वजीर आला सुहेल अफरीदी के सवाब दीदी फंड में गैर मामूली तौर पर 780% का इजाफा कर दिया। पहले जो ये सवाब दीदी फंड था वो सिर्फ 50 करोड़ रुपया था कि 50 करोड़ रुपया वजीर आला खर्च कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गंडापुर के दौर में 50 करोड़ रुपया था। सुहेल अफरीदी के दौर में इसमें जो इजाफा किया गया, अब ये 4 अरब और 40 करोड़ रुपए का सवाब दीदी फंड मुख्तस कर दिया गया है। तो सुहेल अफरीदी और इनके लोग आकर जवाब दें कि जनाब इमरान खान साहब तो सवाब दीदी फंड के बहुत खिलाफ थे, तो आप लोगों ने किस मद के अंदर ये सवाब दीदी फंड रख लिया है? और अगर रख लिया है तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन, कोई वजह आप पेश करें ताकि कौम को समझ आए कि जनाब नहीं आप ठीक कर रहे हैं। नाजरीन, एक फेडरल मिनिस्टर है वजीर पेट्रोलियम, उनका यह फरमाना है, अली परवेज मलिक साहब, वैसे तो एक काबिल नौजवान है लेकिन फार्म 47 है ना, तो उसने एक धब्बा इनके ऊपर भी लगा दिया, इनके करियर पे भी लगा दिया। इनके वालिद बड़े शानदार सियासतदान थे परवेज मलिक साहब, मैं उनका बड़ा, मेरा उनसे मिलना जुलना था, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली सियासत में। वो बहुत सीनियर खिलाड़ियों में से एक थे, परवेज मुशर्रफ के दौर में वो डटे रहे। तो जो परवेज मलिक साहब के बेटे हैं अली परवेज मलिक साहब, उन्होंने कहा जी आलमी मंडी में जैसे ही खाम तेल की सतह $76 पे आएगी तो हम आवाम को रिलीफ देंगे। तो अभी चेक कर लेते हैं, ये मैं खोल रहा हूं आलमी मंडी का डाटा कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइस, तो ये अभी देख लेते हैं हम कि जो ये कह रहे हैं वो है या नहीं। $76 फी बैरल का ये कह रहे हैं कि जी इतने का जब होगा तो हम करेंगे। ये मेरे सामने लिखा हुआ आ गया 70.24 USD। तो नाजरीन, ये तो प्राइस बहुत नीचे आ गई है, लगातार नीचे आती चली जा रही है। वो $76 पे उनकी सुई अटकी हुई है, यहां पे $70 के आसपास आ गया।